हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में और इसे सिद्ध भी करना सीखेंगे। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय यह कहता है कि माना यह आपकी क्या है, वस्तु है। इस वस्तु पर आप बल लगाएंगे। मान लेते हैं आपने बल इस दिशा में लगाया, जिस कारण यह वस्तु कुछ समय पश्चात यहां पर आ गई, अर्थात यह वस्तु यहां से लेकर यहां तक आ गई, अर्थात यहां क्या हुआ, विस्थापन हुआ। आपने इस वस्तु पर बल लगाया जिससे कि इस वस्तु का विस्थापन यहां तक हुआ, अर्थात इस वस्तु पर हमने क्या किए, कार्य किए। ओके, तो इस वस्तु पर हमने जो भी कार्य किए हैं वह किसके बराबर होगा, वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। ओके, अब हम यहाँ एक और बात सीख लेते हैं। देखिए, जब आप कार्य करते तो उसके लिए क्या क्या किस किस की आवश्यकता होती है। एक तो आपको बल की आवश्यकता होती है और विस्थापन की, अर्थात जो आप वस्तु पर बल लगा रहे हो उस वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तभी कार्य माना जाता है। तो यहाँ बल बहुत प्रकार से हो सकते हैं। यह बल आंतरिक बल भी हो सकता है। आंतरिक बल का मतलब है जो आंतरिक रूप से लगे। बाह्य बल भी हो सकता है। आंतरिक बल जैसे कि यदि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, आप समझ सकते हो। बाह्य बल जो कि हम बाहर से लगाते, जैसे कि मैं इसे बाहर से ढक लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य बल। आंतरिक बल जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल, इसी प्रकार के और प्रकार से बल होते हैं। इसमें हम संरक्षी बल की भी बात करते हैं, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और असंरक्षी बल भी हो तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु पर कोई भी प्रकार का बल, चाहे वो आंतरिक हो, बाह्य हो, संरक्षी हो, असंरक्षी हो, किसी भी प्रकार का बल यदि आपकी वस्तु पर लगाया जाता है और यदि वह वस्तु विस्थापन हुई है, अर्थात उस वस्तु पर कार्य हुआ है, तो वह जो कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम सीखेंगे कि हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करना, देखिए, सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, पहली बार नियत बल लेंगे आपका एक। तो हम लेंगे नियत बल के लिए, अर्थात जब आपका ये जो बल हो वो कैसा हो, नियत हो। नियत बल के लिए देखिए, नियत बल के लिए हम इसे प्रूव करेंगे और फिर परिवर्ती बल के लिए, जैसा कि आप स्प्रिंग में देख चुके हैं। तो गति के समीकरण से हम क्या जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम जानते हैं गति के समीकरण से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है आपका गति का शायद ये तृतीय समीकरण है। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण में दोनों ओर m/2 का क्या देंगे, भाग देने पर। यह आपकी गति का तृतीय समीकरण है। भाग देने पर दोनों ओर क्या देंगे हम, m/2 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं। जब हम यहां करेंगे m/2 का गुणा तो हो जाएगा m/2 v स्क्वायर। जब इसमें हम गुणा करेंगे, अब इस दिशा में भी हम क्या करेंगे, m/2 का गुणा करेंगे। तो पहले m/2 का गुणा u स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, m/2 u स्क्वायर प्लस, अब इस m/2 का गुणा करेंगे हम यहाँ पे तो m/2 गुणा 2as। ये क्या बन जाएगा आपका mv स्क्वायर बाय 2। जब m का गुणा v स्क्वायर में होगा तो mv स्क्वायर बाय 2, m का गुणा u स्क्वायर से होगा तो mu स्क्वायर बाय 2 प्लस, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसल और ये आपका हो जाएगाmas। इतना हो गया। अब आप ये जो mv स्क्वायर बाय 2 को इस प्रकार से लिख सकते हो, 1/2 mv स्क्वायर। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, 1/2 mu स्क्वायर। ये जो है इसको हमने 1/2 के रूप में लिख दिए इस समीकरण। तो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mu स्क्वायर प्लस mas। देखिए, और आप सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर। ये होता है। ओके, तो जहां v का मतलब होता है वेग और m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो
ये जो आपका 1/2 mv² है इसको यही रहने देते हैं, और ये जो प्लस का 1/2 mv² है इसको ला लेते हैं इस साइड में। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -1/2 mu², बराबर कितना हो जाएगा, MAS। देखिए 1/2 mv² मतलब ये भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा, और 1/2 mv² u² भी बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ये भी क्या आपका वेग है और ये भी आपका वेग है। यहाँ जो ये जो v है ये है आपकी वस्तु का अंतिम वेग, और ये जो u है वो क्या है, आपकी वस्तु का प्रारंभिक वेग। v² बराबर u² प्लस 2s। यदि आप गति के तृतीय समीकरण को ध्यान से पढ़े तो यह होता है आपका अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग, ये होता है आपका विस्थापन, ये होता है आपका त्वरण। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ आपका अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग। यदि यह अंतिम वेग है तो ये आपका जो ये आपकी गतिज ऊर्जा होगी वो भी कैसी होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। वो कैसी होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा, अब ये आपका कैसा है, प्रारंभिक वेग है, तो ये जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये क्या हो जाएगी आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब यहां और एक बार ध्यान देने की है, हमने जब आप सभी कार्य के बारे में जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा। W बराबर यही होता है FS cos थीटा। इसे हम यहां अच्छे से लिखते हैं, क्या होता है आपका W बराबर FS cos थीटा। अब यदि आपका थीटा क्या हो, 0 हो, तो आपका किस प्रकार से हो सकता है, ये आपका FS cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और ये आपका क्या हो जाएगा FS। तो आपका W बराबर क्या आ गया, FS आ गया। और आप एक बात जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, MA। तो इस W को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, W बराबर MAS, इस प्रकार से लिख सकते हैं, W बराबर MAS। अब देखिए यहां ध्यान से, ये हो गई आपकी अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या बन जाएगी आपकी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बन जाएगी आपकी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बन जाएगा आपका, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और इधर क्या है आपका MAS, और देखिए MAS किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। W का अर्थ क्या होता है आपका, कार्य होता है। क्या होता है, कार्य होता है। तो प्रूव हो गया कि आपका जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। यह हमने अभी किसके लिए सिद्ध किए, नियत बल के लिए। हमने किस प्रकार से किए इसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लगाया गति का तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2s। अब हमने दोनों दिशा में क्या किए, m/2 का क्या किए, गुणा किए। तो यहाँ भी m/2 का गुणा किए तो mv²/2, यहाँ हो गया mv²/2 प्लस MAS। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 mv²। इस प्रकार से हम करते गए, ये होगी आपकी अंतिम गति ऊर्जा, ये होगी प्रारंभिक गति ऊर्जा। अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा क्या होती है, गति ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए आपके MS का मान किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है, और किस प्रकार होता है आप सीख चुके हैं। तो MS होता है W के बराबर, W का अर्थ होता है कार्य। तो यहाँ से सिद्ध होगा कि जो आपका गति ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिवर्ती बल के लिए क्या करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपका परिवर्ती बल के लिए जो आपका W होता है, वर्क होता है, वो किसके बराबर होता है, समाकलन FDX, इसके बराबर होता है आपका W। जो परिवर्ती बल के लिए जो आप कार्य निकालते हैं वो इस सूत्र से निकालते हैं। अब हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एक बात जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। अब इस F के मान को हम यहां रख देते तो क्या हो जाएगा, W F के स्थान पे ma रख देते तो ma dx। अब चूंकि देखिए यहाँ जो m है आपका वो कैसा है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान तो किसी भी वस्तु का नियत रहता है, तो इसे हम बाहर निकालेंगे। तो W इसे बाहर निकालेंगे तो m अंदर क्या बच जाएगा, dx। क्योंकि समाकलन के अंदर कोई भी नियत चीज नहीं रहनी चाहिए, जो कि एकदम फिक्स है वो चीज कभी नहीं रहती, लेकिन त्वरण आपका बदलता रहता है, इसलिए इसका हम समाकलन करेंगे। देखिए अब आप एक और चीज जानते हैं कि आपका a बराबर क्या होता है, dv/dt। वेग में परिवर्तन
समय के सापेक्ष, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण, तो हम इसे dv बाई dt के रूप में भी लिख सकते हैं। अब dv बाई dt को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a बराबर dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। देखिए dx से dx कैंसल, वापस क्या मिल जाए आपको, dv अपॉन dt। तो आप dv बाई dt को dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए dx बाई dt क्या होता है आपका, dx बाई dt होता है आपका v, क्या होता है आपका, v होता है। dx बाई dt क्या होता है आपका, v होता है। v क्या होता है, वेग, v का अर्थ होता है वेग, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जो आपका x है वह क्या है आपका, विस्थापन है। तो देखिए विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, अर्थात विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो यहां से आपका a का मान क्या निकल गया आपका, v dv बाय dx। ओके, तो अब हम इस a के मान को यहां रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, w m, देखिए a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, v dv बाय dx। तो इस a के स्थान पे लिख दिए v dv बाय dx, और ये dx जैसा का वैसा। देखिए ये dx से ये dx कैंसल, तो आपका w बराबर क्या आ जाएगा आपका, m v dv, क्या आ गया, v dv। अब देखिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सीमा लगाना पड़ेगा, अर्थात लिमिट्स लगानी होगी। तो देखिए यहाँ लिमिट्स किसकी आती है, यहाँ लिमिट्स उसी की लगती है जो d के बाद होता है। तो बताइए यहाँ d के बाद क्या है, v है, और v का अर्थ क्या होता है, वेग होता है। तो यहां हम किसकी लिमिट्स लगाएंगे, वेग की लिमिट्स लगाएंगे। अब यहां हम लिमिट्स लगाएंगे, यहां d के पश्चात v है, तो v की लिमिट्स लगाएंगे, तो वो क्या आएगी, w n समाकलन, v की लिमिट्स आ जाएगी u टू v। u क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग, और v क्या हो गया आपका अंतिम वेग। तो ये लग गई आपकी v की लिमिट्स dv। अब इस v dv का समाकलन क्या होता है, v dv का समाकलन होता है आपका v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2। आपको समाकलन का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है परिवर्ती बल के लिए, यदि आपको सीखना है कि किस प्रकार से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऊपरी सीमा अपर लिमिट माइनस निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट, तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका m, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ v के स्थान पे v रख देंगे, v स्क्वायर बाय 2 माइनस लगाएंगे, निचली सीमा रख देंगे यहाँ पर u स्क्वायर बाय 2। तो अब क्या करेंगे, इस m का गुणा हम इसके भी साथ करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर m का गुणा इसके भी साथ लग करेंगे, तो क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 2, m का गुणा इसके साथ हुआ, माइनस mu स्क्वायर बाय 2। अभी इस mv स्क्वायर बाय 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। देखिए ये आपका जो वेग है वो कैसा अंतिम वेग है, तो ये कौन सी गतिज ऊर्जा हुई, अंतिम गतिज ऊर्जा हुई। कौन सी गतिज ऊर्जा हुई, अंतिम गतिज ऊर्जा। और ये आपका जो है प्रारंभिक वेग है, तो ये आपकी कैसी गतिज ऊर्जा हुई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और आप सभी जानते हैं अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां से आपका W बराबर क्या आ गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और यही क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और यही क्या होता है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को हमने परिवर्ती बल के लिए भी सिद्ध करना सीख लिया। किस प्रकार करते हैं हम जानते हैं, परिवर्ती बल के लिए W कैसे निकालते हैं, समाकलन ऑफ F dx। अब चूंकि F बराबर m होता है तो रख दिया m है। अब m द्रव्यमान है तो सदैव नियत होता है, तो m को बाहर निकाल दिए, a ds का करे। अब हमने a का मान, a बराबर क्या होता है dv बाई dt, इस प्रकार से किए तो a का मान आपका क्या निकल गया, v dv बाय dx। तो यहाँ रख दिए v dv बाय dx, और ये dx पहले जैसा का वैसा, तो dx से dx कैंसिल हो गया, w बराबर mv dv। अब हमने यहाँ d के बाद v लिखा था, तो v की क्या लगा दी, लिमिट्स लगा ली, जो कि क्या है u टू vi। अब हमने v का समाकलन कर लिए तो क्या गया v स्क्वायर बाय 2। अब हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट रखे, इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा इतना। और इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।